जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने उस चीज़ को जारी कर दिया है। आपको इंतज़ार था भी बोर्ड परीक्षा के अंदर जो हमारे पेपर आएंगे उनका पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो उस पैटर्न की जानकारी है वो बोर्ड ने हमें उपलब्ध करवा दी है और ब्लूप्रिंट मॉडल प्रश्न पत्र है वो जारी कर दिया है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग पूरी प्रक्रिया को समझेंगे आज अच्छे से। और एक चीज़ और बता दूं, बोर्ड ने कोविड के कारण ये जो नया पैटर्न जारी किया है ये पास कराने में तो बहुत सहायक है स्टूडेंट के, लेकिन 90+ मार्क्स बनाने के लिए आपको बताना चाहूँगा ये आपसे मेहनत मांगेगा ये पैटर्न। तो इसलिए अच्छे से एक एक चीज़ को बारीकी से समझना जरूरी है। और एक चीज़ और बता दूं, बहुत से बच्चों को रहता है क्या पता क्यों नहीं समझना चाहते भी क्या सर ये अर्धवार्षिक का मॉडल पेपर है, ये अर्धवार्षिक के लिए नहीं है, ये बोर्ड परीक्षा के लिए जो आपका फाइनल पेपर होगा उसका पैटर्न है, उसको आपको अच्छे से आज समझना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने इसके ब्लूप्रिंट से लेकर जहाँ पैटर्न है वो किस प्रकार का रहेगा। अर्थात हम सबसे पहले प्रश्न पत्र की योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए ये बात तो कॉमन है। तो देखिएगा, ये है आपका राजनीति विज्ञान विषय का अपना पैटर्न। सबसे पहले तो टाइम देख लीजिएगा, पहले 3.25 घंटे का होता था पेपर, अब घटा दिया गया है इस साल के लिए 2022 के लिए 2 घंटा 45 मिनट का आपका पेपर होगा। और पेपर है वो 80 नंबर का होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा उसमें प्रैक्टिकल और साथ में 56 नंबर का पेपर होता है। 20 नंबर है वो सत्रांक के रूप में स्कूल से भेजे जाएंगे। आपका जो पेपर आएगा 80 नंबर का वो इन 4 उद्देश्यों पर आधारित रहेगा। पहला है ज्ञान आधारित। ज्ञान का मतलब इस प्रकार के प्रश्न जो सीधे रटे रटाए हो, जैसे कोई परिभाषा पूछ ली, कोई दिन और दिनांक पूछ लिया, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिख लिया, तो इस प्रकार के प्रश्न हैं वो 32 नंबर के रहेंगे। दूसरा आता है अवबोध आधारित। अवबोध यानी इसके अंदर 24 नंबर का अंक बाहर रखा गया है और इसके अंदर आता है कोई 2 चीज़ों की तुलना यानी अंतर आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, वर्गीकरण पूछा जा सकता है, कोई चीज़ के होने का कारण आपसे पूछा जा सकता है भी ये क्यों होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो 24 नंबर के रहेंगे। फिर आता है अभिव्यक्ति आधारित। अभिव्यक्ति यानी ज्ञान के उपयोग पर आधारित। इसका जो अंक भार है वो 20 नंबर का रखा गया है, जिसमें आपसे किसी चीज़ का निष्कर्ष पूछा जाएगा, कोई सुझाव या उपाय के बारे में बात की जाएगी, किसी चीज़ की व्याख्या या तर्क विश्लेषण के ऊपर है वो प्रश्न है वो आधारित रहेंगे। और चौथा आएगा मौलिकता आधारित। इसमें आपके मोस्टली पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो इसमें मैचिंग वाले प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं या कोई इंडिया का मानचित्र देकर उसमें लोकेशन है वो पूछी जा सकती है, तो वो 4 नंबर के रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल 80 नंबर का इन चीज़ों को समझ ले। बहुत से बच्चे जो सामान्य रुचि रखते हैं पढ़ाई में उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता, लेकिन जिनका सपना 90+ का है उनके लिए ये बात जानना बहुत ज़रूरी है भी हमारे पेपर के अंदर प्रश्न किस प्रकार से सेट किए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो ज्ञान आधारित यानी रटी रटाई बातों पर आधारित है वो रहेगा। बाकी 24-20 नंबर जो है ये आपकी समझ पर आधारित रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं आगे की भी प्रश्नों की संख्या को लेकर। तो आप देखिएगा इस कहानी को अच्छे से। आपका जो पेपर है उसके अंदर जो एक नंबर के जो प्रश्न आएंगे उनकी संख्या देख लो। पहले 12 क्वेश्चन जो आप इसमें देख पा रहे हो, 12 क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे, 6 प्रश्न हैं वो रिक्त स्थान वाले होंगे और 12 प्रश्न फिर जो एक लाइन वाले जो प्रश्न होते हैं। तो कुल मिला के 30 क्वेश्चन हैं वो एक नंबर वाले आपके पेपर के अंदर आने हैं। उसके बाद 13 क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के आएंगे और 4 प्रश्न हैं वो 3 नंबर के आएंगे और 3 जो बड़े निबंधात्मक प्रश्न हैं वो 4 नंबर के आएंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे,
लेकिन रियल में उनकी जो बाहर जो प्रश्नों की जो संख्या आपको मिलेगी वो 23 मिलेगी। जैसे पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको 12 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, दूसरे क्वेश्चन में 6 रिक्त स्थान मिल जाएंगे, तीसरे प्रश्न के अंदर अति लघु उत्तरात्मक है वो 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर 13 लघु उत्तरात्मक, 4 दीर्घ उत्तर वाले और 3 निम्नात्मक। तो टोटल प्रश्न बाहरी रूप से तो 23 होंगे, लेकिन आंतरिक रूप से आप देखेंगे तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन है वो मिलेंगे और आपको 2.25 घंटे में इस पेपर को हल करना है। और जो दीर्घ उत्तर निम्नात्मक जो प्रश्न आएंगे उन सभी में आपको अथवा मिलेगा। ये आपका प्रत्येक चैप्टर का अंक विभाजन यहाँ पर दिया गया है, जो पूर्व में ही आपको बता दिया गया है भी 30% सिलेबस कम हो गया है आपका। 30% कम होने के बाद जो चैप्टर बचे हैं उनका अंक विभाजन यहाँ पर 80 नंबर का है, वो आपको बता दिया गया है। इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पूर्व में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद में आता है मेन पॉइंट, प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट, यानी जो पेपर आएगा उसमें जो ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और जो कौशल के जो प्रश्न आने हैं उनकी संख्या क्या है चैप्टर वाइज। तो इस बात को थोड़ा सा आप यहाँ जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। और पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। अगर इस चैप्टर की अगर आप बात करेंगे तो आप देखिएगा इस चैप्टर के अंदर एक प्रश्न तो आपका वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान का होगा, एक अति लघुत्तरात्मक होगा और 2 नंबर का एक प्रश्न है वो आपके लघुत्तरात्मक होंगे। फिर ये प्रश्न ज्ञान आधारित रहेंगे। इसके बाद में ज्ञानोपयोग की बात करें तो एक प्रश्न है फिर आपका वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान का होगा, एक प्रश्न है वो अति लघुत्तरात्मक का है वो होगा। तो इस प्रकार से पूरी कहानी है वो इस ब्लूप्रिंट के अंदर है वो क्लियर हो जाती है। तो इसको भी आप अच्छे से समझ सकते हो भी किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न है वो कितने अंक का आएगा। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में एक बार मैं पुनः इस बात को आपको डिटेल में बताऊंगा, एक बार सिर्फ आप इतनी चीज़ को समझ लीजिएगा। तो इस पूरी कहानी को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा जो निम्नात्मक प्रश्न जो 4-4 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो मोस्टली 3 चैप्टर से आने की आपके संभावना रहेगी, जिसमें एक चैप्टर तो आपका है अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला, दूसरा है सेकंड बुक का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और तीसरा है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापन। इन 3 प्रश्नों से 4-4 अंक के बड़े प्रश्न आने की संभावना है वो रहेगी। बाकी 1-1 नंबर के प्रश्न हैं, चाहे वो रिक्त स्थान, ऑब्जेक्टिव या अति लघुत्तरात्मक वाले जो प्रश्न हैं वो सभी चैप्टर से आएंगे। तो इसका मतलब हमें हर चैप्टर से 1-1 लाइन के क्वेश्चन तो तैयार करने हैं। याद कीजिए मैंने एक बात कही, पास होना आसान है लेकिन 90+ मार्क्स बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो यहीं से क्लियर होती है सारी बात। चलिएगा आगे समझते हैं। और लास्ट के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी में ऑब्जेक्टिव आएंगे, चाहे वो 3-3 नंबर के हों, 4-4 नंबर के हों, उनकी अब बात करते हैं। तो अब अपना पेपर स्टार्ट हो जाता है, हम साथ में उनके मेन प्रश्न आंसर हैं उनकी बात भी कर लेते हैं, जिसमें मॉडल पेपर के पहले प्रश्न के अंदर आपको 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। तो इनकी बात कर ले। पहला प्रश्न है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना है वो की गई, कब की गई, इसमें आपको ये बताना है। तो ये प्रश्न हम कर चुके हैं, 1949 में है वो नाटो की स्थापना हुई। उसके बाद शॉक थेरेपी है वो किस वर्ष है वो अपनाई गई थी, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, 1990 के अंदर ये शॉक थेरेपी है वो अपनाई गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि साफ्टा किससे संबंधित है, तो साफ्टा का जो संबंध है वो हमें पता है सार्क से है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, 1974 के अंदर किया था। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो हम अगले प्रश्न की बात करें कि वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या चीज शामिल नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनको अगर आप समझेंगे अच्छे से तो सड़क मार्ग है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, जबकि वायुमंडल, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष है वो शामिल रहते हैं। एक चीज और बता दूं आपको भी, कई बच्चे ये सोचते हैं भी सर क्या बोर्ड परीक्षा के अंदर यही प्रश्न आएंगे, तो इस बात को समझ लें अच्छे से। इसका मतलब ये नहीं होता मॉडल पेपर का भी यहाँ जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आगे वो ही बोर्ड के अंदर आएंगे।
हाँ, ये अलग बात है, भी एक आधा प्रश्न कोई रिपीट हो सकता है। ये एक पैटर्न दिया है, मॉडल है। आप प्रश्न जो इस चीज को एम मॉडल क्वेश्चन पेपर MQP है, ये इसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तो इसका मतलब ये नहीं है भी यही प्रश्न बोर्ड के अंदर आएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए हमें इनको तैयार तो करना ही है। अगला है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव है वो कब हुए थे? तो वो 1952 के अंदर हुए। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 के अंदर नीति आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो किस राज्य से हुई थी? तो हमें पता है वो उत्तराखंड से हुई थी। किन निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है? तो 4 राजनीतिक पार्टियां दी गई हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी है, फिर भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बसपा है, तो आम आदमी पार्टी दे रखी है, ये सबसे नई पार्टी है। उसके बाद अगले प्रश्नों की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो ट्राइगवे ली थे। 2 जून 2014 को निम्न में से कौन सा नया राज्य बनाया गया था? उसकी अगर बात करें तो वो तेलंगाना बनाया गया था। कांग्रेस सरकार जाते समय बना गई थी भाई इसको। उसके बाद अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको हम पहले कर चुके हैं इन प्रश्नों के बारे में अच्छे से। उसके बाद में रिक्त स्थान के प्रश्न हैं, तो उनको आप जान लीजिएगा। कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी? 5 स्थायी है और 10 हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। उसके बाद के भारत में संसदीय शासन पर आधारित रिक्त स्थान लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिनिधित्व मूलक, या प्रतिनिधित्व इतना भी लिख देते हो तब भी सही है। प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया है। कुछ बच्चों को कहना चाहूँगा, भैया इन शब्दों को लिखना भी सीख लेना। कई बार बच्चों के लिखने में भी दिक्कत आ जाती है क्योंकि वो शब्द को तोड़कर अच्छे से नहीं समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? तो 1914 से लेकर 1918 तक है वो चला था। तो ये आपको रिक्त स्थान में भरना है। उसके बाद में है कि रूस की 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद कौन अस्तित्व में आया? तो आप शॉर्टकट लिखो तो आप लिख सकते हो USSR लिख सकते हो, पूरा नाम लिखते हो तो समाजवादी सोवियत गणराज्य, समाजवादी सोवियत गणराज्य है वो अस्तित्व में आया। नामदेव ढसाल है वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो ये मराठी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। उसके बाद के मंडल आयोग को उनके अध्यक्ष के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है, तो ये बताना है। तो पूरा नाम अगर लिखना चाहे तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है, बिंदेश्वरी प्रसाद। शॉर्टकट लिखना चाहो तो BP मंडल लिख सकते हो। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नाम पर ही इसे मंडल आयोग है वो कहा गया है। तो ये आपके 6 रिक्त स्थान हो गए। तो इस प्रकार से बोर्ड के अंदर आपको रिक्त स्थान मिलेंगे। उसके बाद बात आती है कि एक नंबर वाले प्रश्न आगे तीसरे के अंदर कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसमें आप 3 मुख्य नाम आप लिख सकते हो। जैसे एक तो नेहरू जी का नाम आता है, तो नेहरू, टीटो और नासिर ये प्रमुख थे। वैसे आपको पता है 5 हैं, आप 5 लिखना चाहे तो वो लिख दें, लेकिन मेन ये 3 हैं, नेहरू, टीटो और नासिर हैं, ये प्रणेता थे। सोवियत संघ का विघटन है वो कब हुआ? दिसंबर 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए कि सार्क का पूरा नाम लिखिए। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। आपके कम से कम 1 या 2 प्रश्न तो कंप्लीट डिटेल नाम लिखने वाले जरूर मिलेंगे पेपर के अंदर, तो इसलिए शॉर्ट नाम वालों के पूरे नाम आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद द्विराष्ट्र सिद्धांत है वो किस राजनीतिक दल द्वारा दिया गया था? तो वो मुस्लिम लीग थी। भी मुस्लिम लीग ने ये सिद्धांत दिया था और इसी के आधार पर भारत का विभाजन है वो हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें तो 1951 से 1956 तक 5-5 साल का था। उसके बाद बात करें कि ग्रामीण महिलाओं ने शराब के खिलाफ कौन सा विरोधी आंदोलन है वो किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऊपर लिख देता हूं, ताड़ी आंदोलन। ताड़ी आंदोलन है वो किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी ने किन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना था? तो वो थे PV नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव है
वो प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी की मृत्यु के बाद। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री बनाया राजीव गांधी की मृत्यु के बाद। 2019 का 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो अजरबैजान में हुआ था, अजरबैजान के अंदर। उसके बाद बात करें कि व्लादिमीर लेनिन है वो किस पार्टी के संस्थापक थे? तो वो पार्टी थी बोल्शेविक, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, पूरा नाम बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कवि द्वारा सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर शब्द है वो किन के लिए प्रयुक्त किया है? सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर की अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए इस शब्द का चयन है वो किया गया था। उसके बाद बात करें बाम सेफ का पूरा नाम लिखिए। दीजिए, बहुत काफ़ी बड़े बड़ा नाम आपको दे दिया है और इसका नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन है, तो अच्छे से नाम रख लेना भी, याद बड़ा नाम है। मिल्क ऑफ मैन इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सब जानते हैं, वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को। तो इस प्रकार से ये आपके एक एक नंबर के प्रश्न है वो आपको बोर्ड परीक्षा में ऐसे मिलेंगे। तो 3 प्रश्न हो गए, तीनों प्रश्नों के अंदर 30 एक एक लाइन वाले प्रश्न हो गए, एक तरीके से आप ये समझिएगा। उसके बाद में आपको प्रश्न मिलेंगे 2-2 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले खंड ब में मिलेंगे जिसमें कोई भी अथवा नहीं मिलेगा। सारे के सारे प्रश्न आपको करने होंगे, जैसे महाशक्तियों के छोटे देशों के साथ गठबंधन के 2 कारण, अभी अपने जो सीरीज चल रही है उसमें बात कर चुके हैं। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण, दक्षिण संगठन के प्राथमिक 7 सदस्य देशों के जो नाम हैं उनके आपको नाम बताने हैं। तो जो दक्षिणी एशिया वाले हैं उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। भी सीधा दक्षिणी एशिया क्या है ये नहीं पूछकर दक्षेश के सदस्य देशों के नाम पूछ लिए तो वो आ जाएंगे। रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम है वो लिखने हैं। समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में 2 अंतर लिखने हैं। एक चीज़ आप समझ पा रहे हो, जहाँ से 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, क्योंकि पहले इन्हीं चैप्टर से जहाँ से ये प्रश्न बने हैं वहाँ पहले 3-3 4-4 कारण अंतर ये बातें पूछ लेते थे। अब क्योंकि प्रश्नों की संख्या है वो उसके अंदर जो आंसर है वो छोटे कर दिए हैं, तो कुल मिला के प्रश्न तैयारी तो पहले करते थे वैसे ही करनी है अपने को, बस फर्क इतना हो गया भी उत्तर अब छोटा पूछा जाएगा बस। जैसे हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणामों को लिखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों के नाम लिखिए, ऊपर भी प्रश्न आ गया, फिर यहाँ पर सभी के नाम पूछ लिए। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ऐसे 2 मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत और बांग्लादेश के बीच में आपसी सहयोग है, पॉजिटिव प्रश्न आपसे पूछा है। उसके बाद क्या आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत, उसके बारे में बताना है। फिर है क्या एकल पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ है, इसके बारे में बताना है। बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हो, इस प्रकार का प्रश्न है। ये सारे अपने वीडियो क्लासेस में हम इनको अच्छे डिटेल में कर चुके हैं। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई, 2 कारण लिखिए। पहले हमने ज़्यादा तैयार किए थे, अब थोड़े से काम चल जाएगा। अब देखिए खंड 6 स्टार्ट हो जाता है और आप ध्यान रख लेना 17 से लेकर आगे तक के जितने भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे उन सभी में अथवा मिलेगा। यहाँ एक चीज़ आपकी हेल्प हो जाएगी भी, अगर बड़ी चीज़ अगर आपके आधी भी तैयार है चैप्टर की 50-60% तक तैयार है तो आप प्रश्न सही कर सकते हो, पूरे नंबर ले सकते हो। जैसे श्रीलंका का जातीय संघर्ष में किन की भूमिका प्रमुख है वो बातें बताएं, अथवा दक्षिण एशिया के द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित करती है, दोनों में अथवा है तो कोई एक करना होगा। इसी प्रकार साझी परंतु अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय, ये प्रश्न आ गया। आप प्रश्न समझिएगा, सीधे साधे नहीं है, थोड़ी सी भाषा है वो घुमावदार है, और घुमावदार का कारण ये है क्योंकि जो ज्ञानोपयोगी और बोध आधारित प्रश्न है वो इस प्रकार से ही बनते हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ भी 90+ लेना चाहते हो तो अच्छे से समझना पड़ेगा, खाली सरसरी नज़र से पार नहीं पड़ेगी, डिटेल में अच्छे से समझना होगा। तो इस प्रकार से 18वें में 2 प्रश्न हैं, उनको आप में से कोई एक करना है। 19वें में फिर 2 हैं, दलित पैंथर के मुद्दे उठाने हैं या क्या आंदोलन और विरोध की कार्रवाई से देश का लोकतंत्र मजबूत होता है, अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण द्वारा करनी है।
20वां प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया, इसके बावजूद देश की राजनीति पर कांग्रेस का असर लगातार कायम है, क्या इससे सहमत हैं? तो अपने उत्तर के पक्ष में आपको तर्क देने हैं। ज्ञानोपयोगी प्रश्न है। या मंडल आयोग का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये सीधा ज्ञान आधारित प्रश्न हो गया। इसी प्रकार अंतिम खंड आएगा आपका, जिसके अंदर सेक्शन डी होगा और बड़े अंकों वाले 4 प्रश्न होंगे, जिसमें एक प्रश्न मैचिंग वाला आएगा। जैसे ये आपकी पाठ्य पुस्तक के पीछे का ही प्रश्न है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ वाला जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर खूब सारे आपके इंस्टीट्यूट दे रखे हैं और बाद में आगे उनके जो काम हैं, शाखाएं हैं, वो दे रखी है। तो आपको मैचिंग करनी है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। और अथवा में भी प्रश्न है, इसी प्रकार का प्रश्न है, वो मैचिंग वाला अथवा में है, जिसमें WTO, IMF, WHO और सेक्रेटरीट के बारे में बता रखा है। एक साइड में 5 दे रखे हैं और 4 के साथ मैच करके बताना है भी कौन सा किसके साथ है। तो एक प्रश्न मैचिंग वाले की संभावना है वो पूरी रहेगी। एक चीज़, इसका मतलब ये नहीं है भी आपके मानचित्र नहीं आएगा, संभावना ये भी है भी मानचित्र भी पूछा जा सकता है, ये भी आप समझ लीजिएगा। मैचिंग का प्रश्न भी आ सकता है और मैप का भी आ सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, कार्य और सिफारिशों का उल्लेख करना है। राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां हैं उनका जो प्रश्न है। इसी प्रकार अंतिम प्रश्न है वो कांग्रेस पार्टी सिंडिकेट वाला प्रश्न आ गया, अथवा 1971 में चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना और उसके परिणामों पर टिप्पणी लिखिए, ये प्रश्न आ गया। तो टोटल आपके 23 क्वेश्चन हो गए। आप देख पा रहे हो आपके जो अंतिम खंड है, जो स और द, उन सभी के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव जो अथवा वाले प्रश्न हैं वो मिल रहे हैं। 1 नंबर और 2 नंबर वाले प्रश्नों के बीच अथवा नहीं है, बाकी सभी में आपको अथवा है वो मिल रहे हैं। तो अच्छे से समझना जरूरी है किसी चीज़ को। आप कई बच्चे तो क्या करते हैं, प्रश्न थोड़ा सा वीडियो देख लिया और उसके बाद में प्रश्न पूछ लेते हैं। और अगर जिन बच्चों ने वीडियो पूरा देख लिया है तो आई थिंक उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया है भी ये बोर्ड का मॉडल पेपर है, अर्थात हमारी तैयारी है इसके अनुसार चलनी चाहिए। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है भी यही प्रश्न आएंगे। ये अगर ऑल ओवर अगर बात करूं तो चलता फिरता पेपर नहीं है, स्टैंडर्ड का पेपर है। बोर्ड का पेपर इसी तरीके का ही मिल सकता है या इससे थोड़ा इजी भी रह सकता है। वो तो जिस दिन आपका बोर्ड का पेपर होगा भाई उसी दिन पता चलेगा। तो इसलिए अच्छे से अपनी तैयारी है वो आप करते रहिएगा। अभी आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी हाफ ईयरली के पेपर से भी। हाँ, अभी तक आपकी तैयारी किस प्रकार की है, ताकि अगले 2.5-3 महीनों में आप अपनी तैयारी को पूर्णता है वो दे सकेंगे। और इसके अकॉर्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और बनेंगे, अपनी सीरीज चल रही है उनमें हम और बात करेंगे और आपको उन इम्पोर्टेंट प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। बस ये है भी इस बार 5-5, 6-6 नंबर के बड़े प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें कंसेप्ट को समझना है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो उत्तर है वो उसी के अकॉर्डिंग हम तैयार कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा 30%, 20 लगभग 50% प्रश्न है वो आपके समझ पर आधारित है और 50% जो प्रश्न है वो आपके सीधे साधे ज्ञान आधारित हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी है वो करनी है। उम्मीद करता हूँ आप इस पूरे पेपर की कहानी को अच्छे से समझ चुके होंगे और इसी प्रकार आपको आगे बढ़ना है। और अब भी किसी प्रकार की आपकी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और आप इसमें और क्या समझना चाहते हो वो भी बताइएगा और उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।